तो भी उसका जो वेस्ट आता है, ये वेस्ट भी अमोनियल प्रोडक्ट रहता है। उसमें कुछ कुछ अमाउंट अमोनिया का रहता है जो वेस्ट का। और जो ये जो वेस्ट अगर बढ़ गया पानी में, तो फिश के लिए हार्मफुल रहेगा, और फिश मछली मर जाएगी। मतलब अमोनिया एक टॉक्सिक रहता है, मतलब उसको पॉइजन जैसा काम करता है। अगर एक सर्टन लेवल के ऊपर बढ़ गया पानी में, तो वो मछली को मार देगा। तो एक तो ये प्रणाली में ये जो अमोनिया है वो कम होता है। ये कम कैसे होगा? तो यही पानी जो जिसमें अमोनियल प्रोडक्ट है, जो फिश का वेस्ट है, वो पानी हम पंप से प्लांट के जगह पे लेके जाएंगे। प्लांट उसके ऊपर रहेगा, बाजू में रहेगा, वो डिपेंड करता है हमारा डिजाइन कैसा है। ये पानी प्लांट ग्रो करने के लिए हम देंगे। तो प्लांट में क्या करेंगे, अभी इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे क्ले बॉल्स लगे, जो छोटे छोटे गोल गोल दिख रहे हैं ना आपको, वो मिट्टी नहीं है। मिट्टी के जगह पे क्ले बॉल्स रहते हैं, सैंड यूज करते हैं, ग्रेवल, सैंड की जगह मैक्सिमम ग्रेवल यूज करते हैं। जिसमें से ऐसे होगा कि जिसके छोटे छोटे पार्टिकल पानी में मिक्स ना हो सके। इसके लिए अगर मिट्टी हमने यूज किया वहां पे, तो वो मिट्टी पानी में मिक्स होके वही पानी अगर फिश में जाएगा तो पानी गंदा हो जाएगा। तो इसमें कोई भी मिट्टी यूज नहीं की। क्ले बॉल्स मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है उसके लिए, बेड के लिए। नहीं तो जो लोकल हमें ग्रेवल्स मिलते हैं वो भी डाल सकते हैं उसमें। ओके। तो ये क्या करते हैं, ग्रेवल जब हम डालते हैं, ग्रेवल नहीं तो ये क्ले बॉल, ये पोरस रहते हैं। पोरस मतलब उसके बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म लेवल के छेद रहते हैं। तो उस छेद में कुछ बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। उसमें से एक फेमस बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजोमोनास। ये बैक्टीरिया का क्या करता है पता है? उसमें उनको तो घर मिल गया, ज्यादा से ज्यादा उसमें छेद रहे, इसका मतलब उनको रहने के लिए घर मिल गया, वो कॉलोनी बढ़ाते हैं उसमें। बहुत सारे बैक्टीरिया की कॉलोनी उसमें ग्रो हो जाते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो भी उनके कांटेक्ट में पानी आता है, उस पानी में जो अमोनिया है उसका कन्वर्जन कर लेते हैं, किसमें? नाइट्रेट में। अमोनिया तो टॉक्सिक है, फिश के लिए हार्मफुल है, तो एक सर्टन लेवल के बाद बढ़ गया तो फिश को मार दे गया। तो ये पानी हम प्लांट्स को डालते हैं। प्लांट्स में क्या करते हैं, वहां पे बैक्टीरिया ग्रो रहा है, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल फिल्टर। ये जो एक अपने आप बायोलॉजिकल फिल्टर जैसा काम करता है। हमने तो सेपरेट फिल्टर नहीं लगाया इसमें, कभी कभी लगाना पड़ता है अगर बेड विदाउट बेड यूज करो, वो बाद नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे हम। तो इसमें तो कोई फिल्टर नहीं लगाया है, सिर्फ वाटर पंप करके ऊपर लेके गए हम। लेकिन जो बेड लगाया है, क्ले बॉल्स लगाए हैं, उसमें जो पोरस जगह रहती है वो एक बायोलॉजिकल फिल्टर जैसा काम करता है। बायोलॉजिकल फिल्टर मतलब क्या? उसमें जीव है, सूक्ष्म जीव है, जो बैक्टीरिया है, वही काम करता है फिल्ट्रेशन का। अभी फिल्ट्रेशन कैसे करेगा? वो अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, उसका काम है वो। काम है मतलब उसको जिंदा रहने के लिए वो कर लेता है, उसका फायदा हम उठाते हैं। जब ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही नाइट्रेट प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा, उसका हेल्थ बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए वो नाइट्रेट यूज होगा। समझ रहे हैं आप? में एक ही पानी है, पानी में बैक्टीरिया अपने आप ग्रो हो रहे हैं, और जो बेड में बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है वही अपना, वो बैक्टीरिया अपना काम कर रहा है, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो हमें फायदा दे रहा है, वो नाइट्रेट बना रहा है। और जो नाइट्रेट बन रहा है वो प्लांट बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तो अपने आप प्लांट्स बढ़ रहे हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स मिल गया। अभी फिर ये पानी फिर जाके एक दूसरी ओर से जाके नीचे फिर फिश टैंक में आ जाएगा। उसमें उस पानी में जो फिश टैंक में आ रहा है, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, जो नीचे पाइप लगा के पानी फिर से नीचे डाल रहे हैं। तो जो पानी आ रहा है उसमें से अमोनिया अपने आप कम हुआ होगा, क्योंकि वो अमोनिया कन्वर्ट हुआ है नाइट्रेट में, और वो नाइट्रेट प्लांट्स ने यूज किया है। तो वो पानी क्लीन होके नीचे आएगा। अभी ये फिल्टर जैसा, पूरा फिल्टर जैसा काम किया, ऊपर से पानी क्लीन करके फिश को भेज दिया। वही फिश फिर से अमोनियल प्रोडक्ट वेस्ट उसमें डालेंगे, तो वो वेस्ट हम फिर से पंप करके ऊपर डालेंगे। ये साइकिल कंटिन्यूअसली रोटेट होती रहती है। इसके वजह से हमें हर 5-6 दिन में पानी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर छोटा टैंक देखो, हमारे घर में जो टैंक रहते, बहुत सारे लोग एक हॉबी के लिए, कुछ रिसर्च के लिए, कुछ स्टडी के लिए ऐसे रखते हैं। तो हमें दिक्कत क्या आती है, बहुत सारी, चलो एक एक्साइटमेंट रहती है, नया फिश टैंक है, ये करते हैं वो करते हैं, डेकोरेट करते हैं, सब कर लेते हैं। जब एक 5 दिन जाओ, 15 दिन जाओ, 10 दिन, 2-3 बार जब एक्सचेंज करने का टाइम आता है, तो बहुत टेडियस मेहनत करने वाला काम रहता है।
तो हर कोई 1-2 महीने के बाद वो टैंक, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं जो हॉबी के लिए रखते हैं, 2 महीने के बाद टैंक बंद कर लेते हैं। चलो ये तो बहुत मेहनत करने वाला काम है, पानी का पाइप लगाना पड़ता है, वो टैंक खाली करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, फिश निकलने में, ये सब काम बहुत डिफिकल्ट रहता है लोगों को। और अभी तो लोग इतना बिजी रहते हैं अपने करियर में, काम में बिजी रहते हैं, तो ये काम के लिए अवॉइड कर लेते हैं अपने आप। अभी देखो यही, अगर हम एक्वापोनिक्स लगा दे तो जो आप क्लीन करने के लिए जितना हर एक 5-6 दिन में जो मेहनत करने वाले हैं ना, अपने आप ये काम कौन कर रहा है? वहां के बैक्टीरिया कर ले, आपको काम नहीं करना है। आपको कब करेंगे? ठीक है, महीने में एक या मैक्सिमम 2 बार, एक बार भी चलेगा, मैक्सिमम 2 बार करना पड़ेगा। कुछ टाइम में उसका, कुछ टाइम के लिए, टाइम के बाद वो पानी थोड़ा गंदा हो जाता है तो हमें क्लीन करना होता है। मतलब जो 5-6 दिन में क्लीन करना पड़ता था, वही टैंक हम अभी 15-20 दिन के बाद क्लीन कर रहे हैं। कभी कभी उसके ऊपर भी जा सकते हैं, अगर आपकी सिस्टम वेल मेंटेन हो तो उसके ऊपर भी दिन जा सकते हैं और क्लीन कर लेंगे। मछलियों को कुछ हार्मफुल नहीं होगा। ओके। तो ये इसका प्रिंसिपल है एक्वापोनिक्स। एक्चुअली ये सिस्टम ऐसी है एक्वापोनिक्स। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं वो तो हम अब ये डायग्राम में भी देख सकते हैं। फिश टैंक लगेगा। ओके। उसके ऊपर ग्रो बेड लगेगा, मतलब किसमें प्लांट्स ग्रो करने हैं। उसके अलग अलग 3 टाइप के एक्वापोनिक्स है, अलग अलग प्लांट ग्रो करने के लिए उस पे सिस्टम आती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम वो देखेंगे। ओके। और उसके बाद एक छोटा पंप लगेगा जो पानी सिर्फ आपको फिश टैंक में से ग्रो बेड के पास, जहाँ पे वो प्लांट्स ग्रो होने वाले, सब्जियां ग्रो होने वाले, वहां तक पानी पहुंचाने के लिए एक छोटा पंप लगेगा। वो पंप काम करेगा। ओके। तो ये मिनिमम 3 ये लगते हैं। अभी डिपेंड करता है आपका फिश टैंक कहाँ पे रखा है। अगर बालकनी में रखा तो सफिशिएंट सनलाइट भी है। सनलाइट किसको चाहिए? प्लांट्स को चाहिए, है ना। सब्जियों के सनलाइट चाहिए, मतलब धूप चाहिए, तो वो भी मिल सकती है। अगर कम धूप में आप रखो, पूरा क्लोज रूम में रख रहे हो, तो उसके लिए कुछ लाइट चाहिए। वो डिपेंड करता है आपकी सिस्टम कैसे हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स लग जाएंगे। ओके, अभी हम बात करेंगे जो मेन 3 टाइप के एक्वापोनिक सिस्टम आती है। उसमें एक रहता है मीडिया बेस्ड एक्वापोनिक सिस्टम। मीडिया बेस्ड मतलब आप ये कॉर्नर वाला जो फोटो देखो, वहां पे क्या किया है, नीचे मछलियां है, ऑर्नामेंटल फिश रखे है। उस टैंक के ऊपर में एक छोटी फ्रेम करके उसमें एक छोटा टैंक लगाया। वो टैंक में क्ले बॉल्स या ऐसे कुछ ग्रेवल्स रखे हैं। वो मिट्टी नहीं है, ग्रेवल्स है। ग्रेवल्स नहीं तो क्ले बॉल है शायद। तो उसके ऊपर प्लांट्स लगाए। ये जो प्लांट्स लगाएंगे उसको बोलेंगे मेडिया बेस। यहाँ पे मेडिया रखा है, जो पहले पहले डायग्राम में भी मैंने दिखाया था, वो मेडिया रखा है। वो मेडिया में प्लांट्स ग्रो रहे हैं, मतलब उसके जो रूट्स निकलेंगे प्लांट्स के, वो मेडिया को, जो भी क्ले बॉल जो भी लगाया होगा, वो उस मेडिया को पकड़ के रखेगा। उसके बाद उसको स्ट्रेंथ भी मिलेगी और प्लांट इजीली ग्रो हो सकता है। ओके। दूसरा जो आता है उसमें डीप वाटर कल्चर एक्वापोनिक सिस्टम। डीप वाटर, जो लेफ्ट साइड का फर्स्ट फोटो, जो बड़ा वाला फोटो है ना, वो देखेंगे, मिडल मिडल वाला फोटो। वहां पे क्या किया है, पानी की टंकी है, टैंक है, उसके ऊपर एक फ्लोटिंग करने वाला प्लेटफॉर्म बनाया है। फ्लोट करने वाला थर्माकोल रहेगा, नहीं तो वैसे फोम वाला कोई भी मटेरियल आप यूज कर सकते हैं जो फ्लोट कर सकते हैं, उसे तैर सकता है। वैसा एक प्लेटफॉर्म बनाया है। और प्लेटफॉर्म बना के उसमें छोटे छोटे होल करके छोटे कप्स लगाए। वो कप्स में नीचे छेद है, तो उस कप्स में प्लांट्स लगाए छोटे छोटे, मतलब जब ग्रो होते तब लगाते हैं उसमें। तो लगाया, उसके बाद उसके जो रूट्स निकलेंगे वो पानी में डायरेक्टली पानी में जाएंगे। और जो मैंने सिस्टम बताया, पानी में से डायरेक्टली अमोनिया वेस्ट का जो ये भी रहेगा, अमोनिया नाइट्रेट, वो सब न्यूट्रिएंट्स, पानी में जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ये वो पानी यूज करेगा और ग्रो हो जाएगा। ये होता है डीप वाटर कल्चर। और तीसरा होता है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। ये जो न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक है ना, ये तो आप बहुत सारे छोटे से छोटे जगह पे भी बना सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं, ये कॉर्नर राइट राइट साइड वाला, कॉर्नर वाला जो नीचे वाला फोटो है, वो हमने कॉलेज में बनाया है, एक मास्टर स्टूडेंट के रिसर्च के लिए बनाया है। वो स्टूडेंट ने खुद बनाया है वो। ये तो बहुत छोटा है, ये हम ऐसे बालकनी में भी बना सकते हैं। और इसके ऊपर लेयर भी है, यहाँ तो आप 2 लेयर दिख रहे हैं प्लांट्स के, जो पाइप लगाए 2 लेयर है। इसके ऊपर आप जितने चाहे लेयर लगा सकते हैं, है ना। मतलब 3-4 लेयर भी लगा सकते हैं, उतना उतना आपको सब्जियां ज्यादा मिलेगी। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर घर के लिए बाजार से सब्जियां लाने ही नहीं है आपको,
तो हर एक लेवल पे आप अलग अलग सब्जियां लगा सकते हैं, हर एक लेवल पे। अभी देखो, जो बाहर वाले जो हम सब्जियां खाते हैं, अभी तो बहुत सारे न्यूज में आते हैं, कुछ बहुत सारे, मतलब इतने बहुत ज्यादा अमाउंट पे पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, जो धोने के बाद भी पेस्टिसाइड नहीं जाते हैं, इतना पेस्टिसाइड उसमें यूज करते हैं। बहुत सारे फर्टिलाइजर केमिकल यूज करते हैं प्लांट फ्रेश रहने के लिए। अभी तो कुछ ऐसे है कि प्लांट पे कुछ स्प्रे कर दो तो वो एकदम फ्रेश लगते हैं, 2 दिन 3 दिन के बाद भी वो प्लांट, मतलब वो सब्जियां एकदम फ्रेश लगती है। हमें पता नहीं हम क्या खा रहे हैं, हमें लगता है चलो सब्जियां फ्रेश है, हम बाजार से लेके आते हैं, बनाते हैं। लेकिन ऐसे अभी अवॉइड करना है, और आपको खुद की भी मतलब आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं और खुद का सब्जी, खुद के लिए सब्जी ग्रो करना चाहते हैं, तो ये सिस्टम बेस्ट है, कम से कम जगह पे होगी। हर एक लेवल पे आप अलग अलग प्लांट्स लगा सकते हैं, अलग अलग सब्जियां ग्रो कर सकते हैं इसमें। और इसके साथ ही नीचे मछलियां भी ग्रो कर सकते हैं। वो भी मछलियां ऐसे नहीं कि सिर्फ मतलब ऑर्नामेंटल फिश ही कर सकते हैं, छोटे छोटे, उसमें खाने के फिश भी कर सकते हैं। ओके। तो न्यूट्रिएंट फिल्म में क्या होता है, हमने एक पाइप पाइप की सिस्टम लगाए, आप अगर फोटो में देखोगे पीवीसी पाइप्स लगाए, पीवीसी पाइप्स का पूरा चारों ओर ऐसे लूप करके रखा है। तो उसमें छोटे छोटे छेद करके ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले सरफेस में उसमें कप्स डाले, और कप्स में वो प्लांट है, और उसके जो रूट्स जा रहे हैं वो कप्स में छेद है तो छेद से नीचे जा रहे हैं। और जो पानी इसमें सप्लाई हो रहा है, हमने पंप से पानी ऊपर लिया, और उसके बाद ये देखो इसमें कुछ फिल्म या ये नहीं है, मतलब जैसे पहले ग्रो बेड में जो क्ले बॉल्स थे तो फिल्टर का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया, क्ले बॉल्स का ही अलग फिल्टर बाजू में जोड़ दिया। वो जो दीवार पे दिख रहा है ना, एक हॉरिजॉन्टल ऐसे पाइप करके दिख रहा है आपको दीवार पे पीछे वाले, तो वो दीवार पे फिल्टर बनाया है। तो फिल्टर में हमने अलग अलग मीडिया यूज किया है, मतलब क्ले बॉल्स यूज किया है, कुछ अलग अलग और सिंथेटिक मटेरियल यूज किया है, कुछ नेचुरल मटेरियल भी यूज किया है उसमें। और जो फिल्टर होके क्या होता है, ये बॉल में ये जो फिल्टर रहता है ना, वो बायोलॉजिकल फिल्टर मैंने बताया, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए उनको हम जगह देते, घर देते, तो अपने आप बैक्टीरिया बढ़ जाता है और वो पानी क्लीन कर लेता है। तो वो पानी पूरे इस लूप में जो पीवीसी पाइप्स में घूम के आएगा, और वो नीचे गिरेगा किसी फिश टैंक में। तो इसमें भी क्या होता है, पूरे पानी पानी का एक छोटा सा लेयर ऐसे बनता है नीचे, और वो जो पूरा पाइप भर के पानी इसमें नहीं जा रहा है, वो सिर्फ उसके प्लांट्स के रूट जितना डीप हो जाए पानी में उतना ही लेवल रखा है, तो वो एक पानी की फिल्म बना देता है, उसीलिए उसको न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक बोलते हैं। न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, एक्वापोनिक सिस्टम। ऐसे ये 3 टाइप के, मेजरली मेनली 3 टाइप के एक्वापोनिक सिस्टम आते हैं। और इसमें भी देखो, इसमें हमें कुछ बहुत सारे एक्वा पैरामीटर्स मेंटेन करना पड़ता है, मतलब फिश की हेल्थ भी मेंटेन करना है और प्लांट की हेल्थ भी मेंटेन करना है, तभी वो दोनों ग्रो हो जाएंगे, प्लांट भी ग्रो हो जाएंगे। और फिश की अगर हेल्थ ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी, उसको जैसा एनवायरनमेंट की जरूरत है वैसा अगर एनवायरनमेंट आप देंगे, तभी फिश भी ग्रो हो जाएगा। वो दोनों में से दोनों भी हमारे फायदे के लिए। इसमें भी आप, अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसमें बहुत सारे सेंसर लगाए जाते हैं, मतलब आप, मतलब हर बार चेक करने की जरूरत नहीं, कितना टेम्परेचर कितना है, चलो ऑक्सीजन कितना है, किस टाइम पे जा रहा है, कम कम हो रहा है, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सेंसर लगाओ, डायरेक्टली एप्स के थ्रू आप मोबाइल पे देख सकते हैं, चलो आज का अभी दोपहर में बहुत सारी धूप है तो इसमें टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर कितना जा रहा है, क्योंकि कुछ फिश ऐसे होते हैं कि ज्यादा टेम्परेचर में उनकी ग्रोथ तो स्लो हो जाती है, फिर और वो जो मतलब उनके टोलरेट से बाहर जाता है और फिश मर भी सकते हैं। मेरे मेरे घर में बहुत सारे फिश थे, वैसे ही हुआ था, पानी गंदा हुआ था, मुझे देखा था, चलो मैं कल चेंज करता हूँ बोला। अगले दिन मैं बाहर गया था, नेक्स्ट डे आया, बोला चलो अभी टैंक जाके चेंज करेंगे, जब देख रहा हूँ तो मेरे सबके सब फिश ऊपर। और वो महीना था मई का, सबसे ज्यादा हीट रहती है यहाँ पे। उसमें वजह वजह से क्या होता है, एक तो पानी में अमोनिया है, वो थोड़ा सा टॉक्सिक रहेगा, थोड़ा सा भी अमोनिया, थोड़ा सा कंटेंट भी रहेगा, तो उसके बाद बहुत सारा पानी गंदा हुआ है। उसके बाद ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है, टेम्परेचर भी हाई टेम्परेचर होगा उस टाइम पे भी ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, मतलब हवा में से जो ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व होता है उसका रेट कम हो जाता है, तो वो ऑक्सीजन लेवल कम हुआ था। और फिश ज्यादा है, एरेटर बंद था मेरा, एरेटर ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए वो भी बंद था, फिर मछली मर गई। टेम्परेचर का इफेक्ट होता है।
तो ये सब सेंसर डायरेक्टली लगाए जाते हैं पानी में। अगर ये लेफ्ट साइड की आप डायग्राम देखोगे, वहां पे देखो, वो डायग्राम में राइट साइड में पीएच सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, वैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन सेंसर, ऐसे अलग अलग सेंसर आते हैं, वो लगाया दिया जाता है, और आपकी सिस्टम ठीक से रन होती है। जब भी आपको लगे ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो आप एरेटर शुरू कर सकते हैं, आपके मोबाइल पे डायरेक्टली रीडिंग दिखेंगे, चलो ये लेवल से कम हो रहा है ना। तो ऐसे तीन सिस्टम आती है, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बोले तो उसमें सेंसर, बहुत सारे सेंसर लगा के आप डायरेक्टली रीडिंग ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब ये कौन कौन से फिश और प्लांट ये एक्वापोनिक सिस्टम में लगा सकते हैं, बहुत सारे। अगर बेसिक लेवल पे जाओ, अगर कोई नया है जिसको कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो पहला क्वेश्चन उसका यही आएगा कि मैं कौन से फिश ये टैंक में रखूं और कौन से प्लांट्स ग्रो कर सकूं। तो उसके लिए मैंने ये चार्ट दिया है, इसमें देखो बहुत सारे लिफी ग्रीन। एक्चुअली इसमें क्या होता है, ऐसे प्लांट्स यूज करना होता है जो कम न्यूट्रिएंट्स में भी ग्रो हो सकते, बढ़ सकते हैं। देखो सभी प्लांट्स के लिए जब हम सॉइल में ग्रो करते हैं, जैसे लैंड में जो फार्मर्स रहेंगे, वो उनके पास जगह रहती है, अच्छी अच्छी मिट्टी रहती है, तो उस प्लांट में बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं प्लांट। सॉइल में बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, बहुत सारे, है ना। और उस न्यूट्रिएंट में, वो न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए हर तरफ से फायदेमंद रहते हैं। लेकिन हम पानी में अगर कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं है, मैक्सिमम नाइट्रेट है, उसके बाद छोटे मोटे कोई और न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, लेकिन ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में रहेंगे, उतने न्यूट्रिएंट्स तो इस सिस्टम में रहेंगे नहीं। तो इसके लिए ऐसे प्लांट चूज करना होगा, ऐसे वेजिटेबल चूज करना होगा जो कम से कम न्यूट्रिएंट में भी अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, उनको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं लगती, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। तो ऐसे प्लांट पहले चूज करना होता है। और फिश की बात करो तो फिश में भी वैसे ही है, ऐसे फिश चूज करो जो कंट्रोल सिस्टम में बढ़ सकते, स्ट्रेस में आके उनकी ये नहीं होना चाहिए कि मतलब उनका ग्रोथ रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो कभी कभी स्ट्रेस में आके फिश मर भी जाते हैं। कंट्रोल में रहना चाहिए। वैसे ऑर्नामेंटल फिश हम तो छोटे से टैंक में भी रखते हैं, आप देखे, आपने देखे होगा, दुकान में रहते हैं, हर एक घर, मैक्सिमम घर में रहते हैं, हॉबी के लिए रखते हैं। तो ये फिश को आदत हो चुकी है, उनका हैबिटेट मतलब उनको हाँ बहुत बोलो। सारे अच्छी मतलब आदत हो गई, तो कम से कम जगह पे वो इजीली रह सकते हैं और बढ़ सकते हैं। वैसे भी अगर खाने के भी फिश बोलो तो ट्राउट है, तिलापिया है। अभी तिलापिया तो पूरे इंडिया में बहुत सी जगह पे कल्चर किया जाता है, केज कल्चर है, पॉन्ड कल्चर है। तो तिलापिया भी ऐसे छोटे छोटे सिस्टम में आप कर सकते हैं, कम से कम जगह पे कर सकते हैं। तिलापिया भी वो जो फिश है, जो गिफ्ट तिलापिया हम बोलते हैं इंडिया में, वो गिफ्ट तिलापिया कंट्रोल सिस्टम में ग्रो होता है ना। जो केज कल्चर वो भी कंट्रोल सिस्टम में, सिर्फ पानी थोड़ा सा नेचुरल रहता है, लेकिन पॉन्ड कल्चर रहता है, वो भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे वो थोड़े छोटे जगह पे कंट्रोल सिस्टम में ग्रो हो सकता है, बढ़ सकता है। तो वैसे फिश हमें चूज करना है यहाँ पे। अभी तीन टाइप के अलग अलग जो मैंने एक्वापोनिक्स के सिस्टम बताए, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो लिफी ग्रीन, जिसमें बड़े बड़े पत्ते रहते हैं, मतलब हम वेजिटेबल सब्जियां खाते हैं पत्तों वाले, तो उसमें मैक्सिमम सब्जियां उसमें ग्रो हो सकती है। उसमें जो आता है लेट्यूस, पालक, केल, स्विस चार्ड, है ना। उसमें हर्ब्स भी अच्छी तरह से ग्रो हो सकते हैं। हर्ब्स में तुलसी, पुदीना, कोथिम्बीर, ऐसे सब, बसील। एक्चुअली ये हर सेकंड रो वाला नाम थोड़ा गलत है, उसमें बसिल नाम है। वो वो बेसिल भी आता है, ये सब हर्ब भी हो जाता है। कोथिम्बीर, पुदीना, ये तो बहुत अच्छे अच्छा हर्ब है, वो भी ग्रो कर सकते हैं, है ना। और जो डीप वाटर कल्चर है, जो डायरेक्टली प्लांट के जो रूट्स है वो पानी में जाएंगे, उस सिस्टम में ऐसे प्लांट चूज करना होता है उसके रूट छोटे हो, बहुत ज्यादा बड़े नीचे तक नहीं जा रहे हो, ऐसे छोटे छोटे रूट जाते हैं, वो पानी में डायरेक्टली जाके वो पानी में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में भी लेट्यूस, स्पिनच के जो मैंने ऊपर वाले फोटो में दिखा है, वो ग्रो हो सकते हैं। और अदर प्लांट्स, अगर आपने सिस्टम वेल मेंटेन की, अच्छी तरह से वो मेंटेन किया, तो उसमें टोमेटो और पेपर्स भी ग्रो हो सकते हैं, मिर्च, अलग अलग टाइप के मिर्च भी ग्रो हो सकते हैं, है ना। वो थोड़ा सा हेवी रहता है, तो उसके लिए सिस्टम भी उतनी स्ट्रांग रहनी चाहिए, वो डिपेंड करता है आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, लेकिन इस डीप वाटर सिस्टम में मेंटेन हो, ग्रो हो सकता है। और तीसरा रहता है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, जो पीवीसी पाइप का मैंने बताया, उसमें भी वैसे ही है, प्लांट्स विथ शैलो रूट, उसमें छोटे छोटे रूट्स वाले जो प्लांट्स रहते हैं,
वो हम यूज कर सकते हैं, सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। छोटे प्लांट्स के लिए क्योंकि पीवीसी पाइप की जो विड्थ है वो कम है, उसमें कप डाला है तो हाफ विड्थ तो कप ने कवर कर ली। वो कप के नीचे से पानी जा रहा है और उस पानी में उसके रूट्स जा रहे हैं, है ना। तो अगर बहुत बड़े रूट जो होते हैं ऐसा प्लांट अगर हमने वहां पे ग्रो किया तो पूरा चोकअप कर देगा, ब्लॉक कर देगा, पानी का प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। तो इसके वजह से छोटे जो शैलो रूट्स रहते हैं, ऐसे कोई भी प्लांट्स आप वहां पे लगा सकते हैं। लीफी तो प्लांट्स, लीफी मतलब पत्तों वाली सब्जियां रहती है, वो तो अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है इसमें। ठीक है, अभी जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसका फायदा क्या है? अभी तो मैक्सिमम जो हम मैंने कुछ बताया, प्रिंसिपल टाइप्स बताया, उसमें सब तो एडवांटेजेस भी आपको समझ में अपने आप आए होंगे। एक तो 90% वाटर एक्सचेंज कम होता है उसमें। वाटर एक्सचेंज, हम वाटर जो पानी बदलते हैं वो बहुत कम रेट से बदलते हैं, तो अपने आप पानी सेव रहता है। हम कम से कम पानी में, मतलब वही पानी हम घुमा घुमा फिरा के वो प्लांट्स को डालेंगे, प्लांट से फिर टैंक में आएगा, टैंक से फिर प्लांट में जाएगा, ये घूमता रहता है ना। तो हम कम से कम टाइम में पानी बदल रहे हैं, तो अपने आप पानी के सेव रह रहे हैं, सेव हो रहे हैं। देन हम यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स यूज नहीं कर रहे, पानी ग्रो करने के लिए फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे, है ना। फर्टिलाइजर, बिना फर्टिलाइजर को आपको सब्जियां मिल रही है, उसका मतलब पूरा ऑर्गेनिक रहेगा। ऑर्गेनिक प्लांट्स आप ग्रो कर रहे हैं। अभी तो ऑर्गेनिक कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बेच दो, ऑर्गेनिक का लेबल लगा लो, उसकी प्राइस अपने आप बढ़ जाती है। जो फार्मर्स फर्टिलाइजर यूज करके जो खेती करके लाते हैं, अब मॉल में अगर देखोगे पैक में कुछ सब्जियां आती है, अगर उस पे ऑर्गेनिक लिखा होगा तो लोग, मैक्सिमम लोगों को समझ में आया अभी नहीं, पेस्टिसाइड का हमारे हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो वो लोग क्या अभी सोचने लगे कि नहीं ऑर्गेनिक खा ले, तो ऑर्गेनिक में पेस्टिसाइड के कुछ अंश नहीं रहेंगे, तो वो ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार है। तो आपको इस सिस्टम में विदाउट पेस्टिसाइड ग्रो हुए सब्जियां मिल रही हैं, और फिश भी। देन क्रॉप ज्यादा मिल रहा है, मतलब कम से कम जगह पे हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप निकल रहे हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां भी निकल रही है, और उसी टाइम पे फिश भी निकल रहे हैं, खाने के फिश भी, आप तिलापिया भी ग्रो कर सकते हैं, है ना। और ये एफिशिएंट इसके वजह से, वही बोल रहा कि प्लांट्स को जो हम बाहर, मतलब जमीन पे अगर प्लांट्स लगाए तो जितना केयर लेना पड़ता है उतना केयर हम यहाँ पे नहीं लेना पड़ता। हाँ, कभी कभी कुछ डिसीज आ सकते तो उसके लिए हम केयरफुल रहना चाहिए, ऑब्जर्वेशन हमारा कंटिन्यूअसली रहना चाहिए। वो प्लांट्स पे डिसीज हो सकते हैं। फिश फिश को तो इतना डिसीज नहीं रहेगा, अगर अपने वाटर पैरामीटर जो ठीक से रखे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। उसमें से मेन है आपका टेम्परेचर, डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन भी 6 to 7 के बीच में, 6 to 7 mg/L इतना डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें पानी में रहना चाहिए। अमोनिया, अमोनिया तो रहना ही नहीं चाहिए उसमें, नहीं तो मैक्सिमम less than 0.04 mg/L, इसके नीचे रहना चाहिए। इसके ऊपर अमोनिया भी गया तो मतलब फिश के लिए बहुत डेंजरस है। देन ये जो सिस्टम है, आप कोई भी सीजन हो, कोई भी एनवायरनमेंट हो, आप पूरे ईयरली, मतलब पूरे साल आप रन कर सकते हैं। डिपेंड करता है, अगर आपके यहाँ पे जगह पे हीट बहुत ज्यादा है तो उसके हिसाब से फिश भी रखना चाहिए। जो फिश ज्यादा हीट टॉलरेट ही नहीं कर सकते, और जो प्लांट्स भी ग्रो उतने हीट में ग्रो नहीं हो सकते, तो वो प्लांट नहीं करना चाहिए, वो बदलना चाहिए, चेंज करके उस एनवायरनमेंट में जो प्लांट ग्रो हो सकता है वो प्लांट हम लगा सकते हैं इसमें, और पूरे साल के लिए हम क्रॉप भी ले सकते हैं। ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, एक कमर्शियली भी बोल रहा हूँ, और छोटे मतलब खुद के लिए अगर आपको ग्रो करना है तो वो भी कर सकते हैं, है ना। मतलब छोटे से जगह पे, कुछ फ्लैट पे, या आपके पास एक रूम है तो उस रूम में करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। और रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, मतलब अलग जो कार्बन बाहर से, मतलब कोई भी जो कार्बन बाहर जा रहा है वो कार्बन का अमाउंट हम, मतलब एनवायरनमेंट के लिए सबसे अच्छा ये सिस्टम है। एनवायरनमेंट पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालेगा। और इसके लिए, और ये जो ईयरली राउंड दे रहा है, हमारे पास चॉइस है। अगर एक ही सिस्टम में आप अलग अलग 2-3 लेयर अगर बनाए तो 2-3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप के सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। उसके साथ एक ही टैंक में आप 2-3 टाइप के फिश भी रख सकते हैं। ऑर्नामेंटल फिश रखो तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के फिश एक साथ रहने के लिए काबिल रहते हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। मतलब बहुत उसके फायदे हो रहे हैं कि
डिफरेंट डिफरेंट जो हम सेपरेट सेपरेट अगर करने जाओ, चलो ऑर्नामेंटल का सेपरेट लगाओ, सब्जी या जमीन पे लगाओ, तो उसके लिए जगह बहुत जाती है, एनर्जी बहुत जाती है ना। सिस्टम पूरा दोनों के लिए सेपरेट लगा, ये एक ही कंबाइंड सिस्टम में हो जाता है। लेकिन अभी तो आपने जो भी मैंने बताया वो लग रहा है चलो हम भी कर लेते हैं, इजी है, बहुत इजी। ऐसा नहीं है, इजी है, लेकिन उसका कुछ बेसिक प्रिंसिपल आपको स्टडी करना चाहिए, कोई एक्सपर्ट से आप आपको राय लेनी चाहिए। उसमें कुछ चैलेंजेस है, कुछ डिफिकल्टीज भी है। देखो वाटर केमिस्ट्री मतलब मैंने जो पहले इंट्रोडक्शन में बताया, उसमें वो थोड़ी सी समझ लेना चाहिए। इसके लिए आपको बोला ना कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है, अमोनिया उसमें प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कितने लेवल पे जा रहा है, पानी का टेम्परेचर भी है। फिश के लिए पानी का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ फिश उस हाई टेम्परेचर में जिंदा भी नहीं रह सकते, तो उसके इफेक्ट बहुत ज्यादा, पूरा मतलब पानी की केमिस्ट्री पे ही इफेक्ट हो जाता है। तो थोड़े बहुत उसकी भी जानकारी आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए, बेसिक लेवल पे तो होनी होनी चाहिए। आपको एनर्जी कितनी जा रही है, आप इस ये सिस्टम रन करने के लिए लाइट्स कितना यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज कर रहे हैं, उसका हिसाब आपको लगाना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट मतलब अगर प्रॉफिट के हिसाब से देख रहे हैं तो मतलब ये जितना हम इनपुट दे रहे हैं, जितना हम इस पे एनर्जी खर्च कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से प्रोडक्शन भी मिलना चाहिए। तो थोड़ी बहुत स्टडी चाहिए। मैंने पहले भी बताया प्लांट्स किस टाइप पे चाहिए, किस एनवायरनमेंट में चाहिए, जो जिस एनवायरनमेंट में ग्रो होता है वैसा एनवायरनमेंट आपको वहां पे देना चाहिए। नहीं तो आप ऐसे प्लांट्स लाओगे जो ज्यादा धूप में ग्रो ही नहीं होते, और आप बोलेंगे अप्रैल मई में मैं लगाता हूँ, अपने बालकनी में लगाता हूँ, और उन बालकनी में बहुत सारा धूप आता है, तो नहीं, वो प्लांट ग्रो नहीं होंगे उधर। वो प्लांट तो धूप की वजह से जल जाएंगे, उनकी ग्रोथ बहुत स्टंट हो जाएगी। तो उसका भी थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए, और फिश के बारे में भी, कौन से फिश रखने हैं वो भी बेसिक जानकारी इसमें रहना चाहिए। तो इसी इसके लिए बोलते हैं कि इनिशियली आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो। एक बार आपको रन करने के बाद आपको ट्रायल एंड एरर से पता चलेगा क्या करना है, क्या चेंज करना है। और मतलब खुद से किया तो, नहीं तो डायरेक्टली जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट की राय लिए तो आप बहुत सारे मतलब आपका जो लॉस होने वाला है वो आप बचा सकते हैं, एक्सपर्ट की राय लेके ये सिस्टम आप चला सकते हैं। ओके। तो ये चैलेंजेस है, लेकिन हम भी एक काम कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, अगर आप हाई लेवल के फिल्टर एरेटर ऐसे कुछ मशीनरी लगाते हैं, सेंसर लगाते हैं, तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। हम उसका कॉस्ट भी कुछ हद तक कम कर सकते हैं। मतलब मार्केट में ऐसे भी एक्वापोनिक सिस्टम है जो डायरेक्टली सिस्टम बेचते हैं। मतलब आपको सिर्फ असेंबल करना है, उसके पार्ट डायरेक्टली डिजाइन करके रखे हुए होते हैं। आप लेके आएंगे, डायरेक्टली लगाएंगे, और सिस्टम पूरी कंबाइन करके मतलब लूप में बनाएंगे, सिस्टम लगाएंगे, रन कर सकते हैं। लेकिन वो आपको बहुत कॉस्टली जाएगा, उसको आपको पैसे ज्यादा खर्च करने होंगे। जो सिस्टम आपको 50,000 में डायरेक्टली बाहर से मिल रहे, वही सिस्टम आप अगर खुद से बनाइए, खुद से बनाने के लिए भी उतना डिफिकल्ट नहीं है। आप थोड़ा बहुत स्टडी किए, थोड़े से किसी से राय ली, मतलब एक्सपर्ट से राय ली, तो आप इजीली आप घर पे बना सकते हैं। जो 50,000 की बाहर मिलती है वही सिस्टम आप 10-15 हजार में बना सकते हैं। मतलब आप, आपके हाथ में है कहाँ पे ज्यादा पैसा डालना है, कहाँ पे आप खुद से बना सकते हो, कम पैसे कैसे करने, कम खर्चे कैसे करने। मटेरियल सस्ते आप यूज कर सकते हैं। पीवीसी पाइप उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं रहती, तो पीवीसी पाइप से बहुत सारे एक्वापोनिक्स मॉडल्स हम बना सकते हैं, बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं। जैसे आपकी जगह है, जैसे आपका मतलब जिस साइड में विंडो है, जिस साइड में सनलाइट आता है, उसका मतलब आप कैसी फैसिलिटी दे, उसके हिसाब से आप डिजाइन बना सकते हैं घर पे। कोई भी खरीदने की मतलब खरीदने की जरूरत नहीं, आप खुद से सब बना सकते हैं। मैंने बताया वो जो फोटो दिखाया था वो मास्टर स्टूडेंट ने बनाया है। वो फिल्टर उसने खुद से डिजाइन किया है, फिल्टर का मटेरियल उसने खुद से चूज किया है, खुद पूरा सिस्टम बनाया है। सिर्फ उसके पार्ट बाजार में से कुछ खरीद, जो भी पार्ट उसे लगते हैं वो खरीद के लाए, परचेस करके लाने के बाद खुद पूरा सिस्टम बनाया, और अच्छी तरह से वो सिस्टम रन भी हुआ है, वो रिसर्च के लिए बनाया था, है ना। तो आप भी ऐसे खर्चे कम कर सकते हैं। और उसमें से ये लगाते, अभी आपको सनलाइट अगर इनफ नहीं हो, क्लोज एनवायरनमेंट में हो, तो आप बल्ब लगाएंगे, जो प्लांट्स को चाहिए लाइट उसके लिए। तो आप उसमें भी आप चूज जब करेंगे, बल्ब कुछ लाइट्स लगाएंगे,
तो वो लाइट्स ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम पावर कंज्यूम करे। देखो मार्केट में बहुत सारे टाइप के बल्ब्स या ये मतलब ये लाइट्स की सिस्टम आती है, बल्ब्स आती है, ट्यूब्स आते हैं। हर एक की जो एनर्जी लगती है उनको कितना कंज्यूम करता है लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, उसका एफिशिएंसी अलग अलग रहता है। तो उसमें ऐसे यूज करो कि जिसमें कम से कम लाइट में ये बल्ब चल जाए, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी में बल्ब चल जाए। तो अपने आप वहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आ जाएगा, है ना। जैसे हम घर में फ्रिज लगाते हैं, फ्रिज में स्टार लिखा होता है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। थोड़ी सी प्राइस ज्यादा रहती है, लेकिन 3 स्टार का अगर आपने फ्रिज लिया और उसी जगह पे 5 स्टार का फ्रिज लिया, तो दोनों में से जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का जो रेट है बहुत डिफरेंट है। 3 स्टार का लिया तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, वही जगह पे आप 5 स्टार का लिया तो बहुत कम, 50% से भी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वहां पे। तो अपने आप लाइट बिल कम आता है। तो ऐसे ही सिस्टम हमें जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट यूज करेंगे, तो उस पे हम ठीक से इंफॉर्मेशन पढ़ के उसमें कम से कम जो इलेक्ट्रिसिटी लगेगा वैसे ही इक्विपमेंट यूज करना होगा, है ना। देन ऑप्टिमम प्रोडक्शन, ऐसे प्रोडक्शन करो कि जो पूरे पूरे साल तक आपको दे दे, पूरे साल में दे दे। मतलब प्लान करोगे, आपके प्लांट का एक क्रॉप होगा, ये देखो आप तीन कंसिडर करो, मैंने पीवीसी पाइप के 3 लेयर लगाए एक्वापोनिक्स में, जो प्लांट ग्रो करने के लिए 3 लेयर है। 3 लेयर एट अ टाइम लगाए तो क्या होगा, कुछ दिन में आपके वेजिटेबल आपको 3 ही लेयर पे मिल जाएंगे, है ना। 3 लेयर मिलने के बाद वो आप निकाल लेंगे, तो फिर से वो प्लांट लाएंगे, वो स्टार्ट से यूज करेंगे, तो फिर स्टार्ट से बढ़ने के लिए आपको कुछ एक 15 दिन महीना लग जाएगा, है ना। इसका मतलब आपको 1 महीना वेट करना पड़ रहा है वो जो ग्रो होने के लिए, बड़ा होने के लिए, वो प्लांट्स जो वेजिटेबल आप लगा रहे हैं, सब्जियां, तो सब्जियां ग्रो होने के लिए जो कुछ दे जाएंगे, 15-20 दिन, महीना जाएगा, तो वो रुकना पड़ रहा है। तो आप मैनेज कर लो कि एक लेवल पे अभी स्टार्ट किया, जो ग्रो होने के लिए शुरुआत हुई है, एक 10 दिन के बाद दूसरे लेवल पे लगाओ, आगे के 10 दिन के बाद तीसरे लेयर लेयर पे लगाओ। तो ऐसा होगा कि अभी हमने ग्रो किया हुआ जो वेजिटेबल सब्जी है वो निकाली है, वो निकाली तब तक दूसरे का ग्रो हो रहा है, 5 दिन में हम दूसरी भी सब्जी निकाल सकते हैं। तभी ये ग्रो हो रहा है तो तीसरी लेवल की निकाल सकते हैं। मतलब ऐसे आपको मैनेज करना आना चाहिए, आपको मैनेज करना होगा कि पूरे साल तक बिना रुके आपको कैसे सब्जियां मिल जाए, पूरे साल तक, है ना। वैसे ही फिश का भी हो सकता है, लेकिन फिश का तो देखो, फिश हम छोटे फिश डालते हैं, उसके बड़े होने के बाद ही हम खा सकते हैं। लेकिन ऑर्नामेंटल फिश भी वैसे है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिश एक साथ रह जाते हैं। और एक ठराविक लेयर, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसकी ऑर्नामेंटल फिश कुछ छोटे छोटे रहते हैं, तो उसकी ग्रोथ उससे ज्यादा तो बढ़ेगी नहीं। तो हम उस टाइम पे निकाल के दूसरा दूसरे फिश वहां पे डाल सकते हैं। ऑर्नामेंटल के देखो, हम अगर कंज्यूमेबल फिश खुद के लिए खाने के लिए बना रहे तो चलो कुछ कम क्वांटिटी में भी फिश बने, तिलापिया जैसे है, तिलापिया, तो हम चल जाएगा। लेकिन उसका अगर आप बेचने के लिए, आपको कमर्शियल लेवल पे आप ये बेचने के लिए अगर ये फिश प्रोड्यूस कर रहे हैं, मछलियां बना रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको प्रॉफिट देखना है ना। तो प्रॉफिट देखना है तो कम से कम टाइम में फिश बनना चाहिए, तो उसका ये जो बोलते हैं क्वांटिटी उसके हिसाब से रखना है ना। आपके एरिया थोड़ा सा ज्यादा देना चाहिए उसको, ग्रो हो जाएगा, कम से कम टाइम में बेचना है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट कर दे कि ऑर्नामेंटल फिश और मतलब ये खाने वाले फिश में 1 किलो में तिलापिया कितना जाएगा, 100-150 रुपए में, है ना, 1 किलो का तिलापिया 100-150 रुपए में। उसके ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि 150 रुपये भी मिलेगा। अगर इंडिविजुअली भेज रहे हो होटल को तो 150 रुपये तक दे सकता है रेट, नहीं तो अगर बल्क में भेजे तो बहुत कम रेट है अभी तिलापिया का मार्केट में। उसी जगह पे अगर आपने ऑर्नामेंटल फिश ये किया, ग्रो किया, देखो 3 महीने में ऑर्नामेंटल फिश, कोई भी फिश मतलब मार्केटेबल साइज हो जाता है अच्छी तरह से, 3 महीने में बढ़ जाता है। और जो अगर आपने प्योर वैरायटी ली, उसका थोड़ा सा मतलब ऑर्नामेंटल फिश ग्रो करने का आपको भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, और नहीं तो आप ट्रेनिंग विनिंग लेके नॉलेज ले सकते हैं। तो वो ग्रो किया, तो एक अगर क्या बोलते हैं, गप्पी की कोई भी प्योर स्पेशीज अगर आपने ग्रो कर दी, गप्पी की प्रजाति, और एक पेयर के लिए आप 150, 200, 300 रुपए, 400 रुपए पेयर में भी जाती है मार्केट में। तिलापिया कितना जाता है 1 किलो के लिए, 100, मैक्सिमम 120, 130 तक जाएगा 1 किलो।
और 1 किलो बनने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? कम से कम 6-8 महीने 6 महीने तो जाते ही 1 किलो बनने के लिए, है ना? 6-7 महीने भी जाएंगे। तो तिलापिया ग्रो करने के लिए इतना जा रहा है, और इतने महीने में ग्रो करने के बाद हमें प्राइस कितना मिल रहा है? 100-120 तक मिल जाएगा। उसी टैंक में अगर आप ऑर्नामेंटल फिश ग्रो करें तो ऑर्नामेंटल फिश मतलब इजीली अवेलेबल रहता है, उसका सीड किसी दूसरे स्टेट से लाना नहीं पड़ेगा, है ना? अच्छा प्योर अगर आपको स्ट्रेन मिल गया तो उसकी कीमत भी जा मतलब आप जब बेचते हैं तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा रहती है। प्योर स्ट्रेन मिक्स नहीं होना चाहिए, क्रॉस ब्रीड नहीं होना चाहिए। तो कम से कम एक टैंक में आप बहुत सारे मतलब ऐसे फिश ग्रो सकते हैं, उसको जो आपको बेचेंगे तब आपको अच्छी तरह से प्राइस मिलेगी, और वो भी 2-3 महीने में। ऑर्नामेंटल फिश 3 महीने में अच्छे ग्रो हो जाते हैं, मार्केटेबल साइज हो जाते हैं, तो उसका रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा। तो ये सब करके आप मतलब प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कम से कम खर्चे में आप ज्यादा से ज्यादा चला सकते हैं। तीसरा है कम्युनिटी प्रोजेक्ट। अगर आपको कमर्शियल करना है, थोड़ा बड़े जगह जगह में करना है, बड़े लेवल पे करना है, और उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आता है, तो आपको उतना नहीं कर सकते। एक तो उसके लिए आप तो एक गवर्नमेंट की बहुत सारी सब्सिडी स्कीम्स रहते हैं, तो वो आप एक्वायर कर सकते हैं, है ना? उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं तो आप देखो, कोई भी आपको समझ लो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, कैसे कर ले? तो आप कम्युनिटी बेस्ड कर सकते हैं, मतलब 3-4 लोग 4-5 लोग एक साथ आके वो रन कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉफिट होगा डिवाइड होगा, लेकिन जो भी आप पैसा उसमें डाल रहे हैं, कॉस्ट जा रही है, वो कॉस्ट भी डिवाइड हो जाएगा। तो हर एक को कम से कम खर्चे में आप वो पूरा सिस्टम रन कर सकते हैं, है ना? तो ये होता है अफोर्डेबल हम कैसे करें। डीआईवाई अप्रोच यहाँ पे लिखा है। डीआईवाई अप्रोच मुझे मैक्सिमम पूरा सिस्टम ट्राई करो कि खुद से बनाओ, मैक्सिमम। और बना सकते हो, वो उतना डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा किसी का गाइडेंस आपको मिल गया तो आप अच्छी तरह से वो सब पार्ट बना सकते हैं, जो पार्ट उसमें लगने वाले। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रहेंगे, वो आपको खरीद खरीद के लाना पड़ेगा डायरेक्टली, और यूज वहां पे यूज करना पड़ेगा। नहीं तो पूरा सिस्टम आप बहुत अच्छे, अगर फिश टैंक भी अच्छी तरह से बना सकते हैं, उसका स्टैंड भी बना सकते हैं, उसके पीवीसी पाइप का जो भी डिजाइन आपको बनाना है वो भी बना सकते हैं, वो घर में बना सकते हैं। तो अपने आप उसका कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगा। अभी ये मैंने पहले टॉपिक में भी लिखा था कि सस्टेनेबल है। उसको सस्टेनेबल क्यों बोल सकते हैं? बोले ना, एक निगेटिव इम्पैक्ट जो ट्रेडिशनल एक्वाकल्चर डाल सकता है एनवायरनमेंट पे, वो नहीं डालता। कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट इसका एनवायरनमेंट पे नहीं जाता, है ना? दूसरा है, फिश में जो वाटर यूज कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली रिसाइकल हो रहा है, अपने आप पानी सेव कर रहे हैं। अभी तो पानी के देखो, जो WHO ने भी डिक्लेयर कर लिया है कि कुछ 20-30 साल में इंडिया की कंडीशन पानी के लिए बहुत बुरी होने वाली है। मतलब ऐसे ऐसे कुछ स्टेट है कि जो अभी थोड़ा बहुत पानी मिल रहा है लोगों को, वो भी मिलना बंद हो जाएगा। बहुत सारे एरिया है, बहुत सारे, पूरे इंडिया में। ऐसे नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र से बात करो, पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग। इसका मतलब पानी का हर कोई रोज, जहाँ पे पानी है, अभी हमारे यहाँ तो बहुत सारा पानी है, हम उसकी कीमत नहीं देते। तो पानी बहुत सेव करके यूज करना चाहिए। और इस सिस्टम में हम देखो, मछली पालना है वहां तो पानी तो चाहिए, लेकिन इस सिस्टम में हम कम से कम पानी में ये सिस्टम पूरा रन कर रहे हैं। कम से कम पानी में वेजिटेबल्स भी वहां पे यूज कर रहे हैं, सब्जियां ग्रो कर रहे हैं, है ना? तो इसके लिए इसको सस्टेनेबल बोल सकते हैं। मतलब कम से कम पानी, मतलब निगेटिव इम्पैक्ट तो एनवायरनमेंट में नहीं है, पानी का भी बहुत हम सेव कर सकते हैं। पानी का सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डेज, है ना? ये इस अभी अभी के टाइम के, अब देखोगे हमारे यहाँ पे कभी कभी ऐसे कुछ जगह है जो जनवरी फरवरी मार्च के बाद कंपलसरी टैंकर मंगवाना पड़ता है। पानी, नल को पानी नहीं आता, बहुत पानी की कमी होती है। जिनके टैंकर है उनका बिजनेस बहुत अच्छे चलता है, वो टैंकर मंगवाना ही पड़ता है। अभी ऐसे ऐसे जगह पे हम लोग अभी रह रहे हैं जो समंदर के पास है, वहां पे नदियां है। जहाँ पे नदियां नहीं है, नहीं तो नदी रिवर्स वो जनवरी फरवरी में ही सूख जाते हैं। वहां पे क्या हाल हो सकता है ना? तो पानी सेव करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा है कि इस सिस्टम में आपको कोई फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा जो क्रॉप मिलेगा फिश का भी और प्लांट्स मतलब सब्जियों का भी, वो पूरा हेल्दी रहेगा, ऑर्गेनिक रहेगा। कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं किया है इसमें, कोई भी पेस्टिसाइड्स यूज नहीं किया है ना? और जो जो भी हमें जो मतलब खाने को फिश मिलेंगे या सब्जियां मिलेंगे,
वो सस्टेनेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन रहेगा। सस्टेनेबल मतलब ऐसे ये जो हमें लगातार मिलने वाला है, कभी खत्म नहीं होने वाला है, वो लगातार मिलने वाला है। जो भी अब अगर आपने ठीक से वो सिस्टम रन कर दी तो इसके लिए हम इस पूरे मतलब एक्वापोनिक सिस्टम को सस्टेनेबल एक्वाकल्चर सिस्टम बोल सकते हैं। हम्म? अब फ्यूचर फ्यूचर एक्वापोनिक्स मतलब इसमें भी बहुत सारे डिजाइन है। अभी ये जो छोटे कुछ बाजू में डिजाइन दिखा है वो एक्चुअली फॉरेन के डिजाइन है। हमारे यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट रिसर्च लेवल पे चल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो कुछ रिसर्च भी करने के लिए जरूरत है। अगर आप भी फार्मर से अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से रिसर्च करो कि आप कितना पैसा उसमें लगा रहे हैं और कितना पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि आप कमर्शियली यूज सोचेंगे, आपको फायदे के लिए बना रहे हैं, तो फायदा भी कितना होता है और कैसे कम कर सकते हैं उसमें। ये सिस्टम में क्या है पता है, बहुत सारे ऐसे लूप्स है, बहुत सारे ऐसे जगह है जो आप सच में बहुत सारा खर्चा आप कम कर सकते हैं। वो डिपेंड्स करता है आप क्या सिस्टम में लगाते हैं, क्या मटेरियल यूज करते हैं, कितना एरिया यूज करते हैं, आपका आपको आपके लिए प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, वेजिटेबल का प्रोडक्शन आपका टारगेट क्या है, और फिश प्रोडक्शन का, मछली के प्रोडक्शन का आपको टारगेट आपने टारगेट क्या रखा है, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। लेकिन उसमें भी हर जगह पे कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। इसी के लिए इसके लिए ये सिस्टम बेस्ट है आपके लिए। अगर जिसको भी छोटे से छोटा मतलब कोई फार्मर रहेगा, या हॉबी के लिए भी कर सकते हैं, खुद के घर के लिए कर सकते हैं, नहीं तो बड़े से कमर्शियल लेवल पे भी ये बहुत अच्छा चल रहा है। फॉरेन में तो ये कमर्शियल लेवल पे बहुत अच्छे तरह से एक्वापोनिक सिस्टम चल रहा है। इंडिया में शुरुआत हुई है इसकी। अब ये कोई नया कंसेप्ट नहीं, बहुत पुराना कंसेप्ट है। लेकिन फार्मर्स डरते हैं उसमें जाने के लिए, लॉस हो सकता है, खर्चा ज्यादा आता है। अगर आप टेक्निकल नॉलेज थोड़ा सा ले, फिश प्लांट्स और ये पूरा सिस्टम कैसे मेंटेन करना है, तो इसके लिए इतना खर्चा भी नहीं आएगा और आपको आप मतलब ठीक अच्छी तरह से चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रेन होना पड़ेगा कि कैसे सिस्टम एक में। ये देखो क्या है, सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक मतलब प्लांट्स, वो जो पानी है वो पानी पे प्लांट्स भी ग्रो हो रहे हैं, और प्लांट्स फिश का फायदा कर रहा है, और फिश प्लांट्स का मतलब मछली सब्जियों का फायदा करके दे रहे, एक मतलब एक दूसरे दूसरे पे वो डिपेंड रहता है। तो वो मेंटेन साइकिल कैसे करना है, बैलेंस करना होता है। वो बैलेंस अगर आपको समझ में आया तो ये सिस्टम बहुत अच्छी तरह से रन हो सकती है। लेकिन यही सिस्टम आपको बैलेंस कैसे करना है ये समझ में नहीं आया तो सिस्टम डैमेज हो सकती है। एक तो फिश पे लोड आ जाएगा, नहीं तो प्लांट पे लोड आ जाएगा, कोई तो एक क्रॉप कम हो जाएगा। तो ये सिस्टम के लिए आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ट्रेन होना चाहिए। लेकिन ये सिस्टम बहुत अच्छी है और प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं, अच्छा अगर आपने यूज किया तो। और जो कंक्लूजन ये देखोगे, हम लेफ्ट साइड में जो फोटो है, ये वो जो मास्टर स्टूडेंट ने हमारे बनाया है, वो रिसर्च के लिए बनाया है। उसने स्टडी पैरामीटर सबके, अभी ये बहुत दिन बाद पानी हो गया इसलिए थोड़ा सा वो पीला पड़ गया पानी। लेकिन सिस्टम बहुत अच्छी तरह से रन होते हैं। उसने इसमें पालक ग्रो किया था। ठीक है, कंक्लूजन में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ अलग नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप सवाल बता सकते हैं। बहुत थैंक यू बहुत अंकिता। धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छा सेशन रहा है। बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला आज। किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। अनिल सिंह शेखावत पूछ रहे हैं मैसेज में, कैन यू शेयर दैट मॉडल अगेन। अनिल कौन सा जी, मॉडल मतलब? अनिल जी कौन सा मॉडल फिर से देखना चाहेंगे आप? हेलो। हेलो अनिल जी, आप म्यूट पे है। मेड बाय योर ओके, स्टूडेंट। मेड बाय योर स्टूडेंट। ओके, मैं फिर से एक बार शेयर कर लेता हूँ। हाँ, ये लेफ्ट साइड वाला, ये रिसर्च के लिए बना है, इसीलिए वो छोटा बना है। मतलब कैसे स्टूडेंट के लिए वो खुद से पैसे से ये सब खरीद के ला के वो पूरा सिस्टम बनाया होता है। तो कम से कम खर्चे में कैसे बनाया गया उसके ऊपर वो कुछ पैरामीटर टेस्ट करने मतलब डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल्स
लेने के लिए वो छोटा बनाया है। आप बड़ा बना सकते हैं, उसके ऊपर लेयर भी कर सकते हैं, थोड़ा साइज भी बड़ा बना सकते हैं। ये जो टैंक है, फिश टैंक नीचे वाला जो है, वो 3 फुट का है। 3 फीट, 3 फुट उसकी जो लेंथ है। इतना मतलब आप समझ जाएंगे वो कितना बड़ा है वो। ठीक है। Is there in any institute they provide us training for aquaponics? इंस्टीट्यूट हमारी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग होता है। हमारा मतलब महाराष्ट्र में जो मरीन बायोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन है, हमारे यूनिवर्सिटी का, डॉक्टर बाबा साहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, तो उनके अंडर बहुत सारे ट्रेनिंग अलग अलग सब्जेक्ट पे रहते हैं। तो उसमें कभी कभी एक्वापोनिक भी रहेगा। तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको चाहिए एक्वापोनिक्स पे ही चाहिए, लेकिन अभी आप देख रहे हैं तो उनका एक्वापोनिक्स पे कोई हो नहीं रहा है और आपको चाहिए, तो आप उनको बता सकते हैं। अगर कुछ कम से कम जो मिनिमम नंबर उनको चाहिए, अगर वो मिल जाए तो एक्वापोनिक्स पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपको भी चाहिए, किसी को कोई ऐसे ट्रेनिंग चाहिए, तो हम वो ट्रेनिंग भी अरेंज कर सकते हैं। अगर हमें मतलब फिशरीज के कोई भी स्टाफ से अगर कांटेक्ट करे, हमें कांटेक्ट किए, हमारे एचओडी है, मरीन बायोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन है, उनको भी कांटेक्ट के करें, तो हम लोग वैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके पहले भी हमने मतलब इसी डिप्लोमा इन फिशरीज इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हमने 2 ट्रेनिंग लिए थे। कुछ प्रोजेक्ट रन हुए थे, तो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे लोगों को मतलब लोग यहाँ पे आए थे, तो हमने ऑर्नामेंटल फिश पे ट्रेनिंग लिया था, केज कल्चर पे ट्रेनिंग लिया था। तो वैसे एक्वापोनिक्स पे ले सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई इस पीरियड में हम एक्वापोनिक्स का ट्रेनिंग लेते ही है। अगर आपको चाहिए कुछ फिशरमैन, अगर हमको 15-20 ऐसे कुछ मिल जाए, 10-15 भी मिल जाए, और खुद से मतलब रिक्वेस्ट करे कि हमें ऐसे ट्रेनिंग चाहिए, तो वैसे ट्रेनिंग हमारा कॉलेज, हमारा रिसर्च स्टेशन वो अरेंज कर लेता है फिशरमैन के लिए। थैंक यू सर। सर आप आपको कांटेक्ट शेयर करेंगे? हाँ, मेरा नंबर आप ले सकते हैं। बताऊं मैं? हाँ सर बताओ। 7887 सेवन थ्री डबल एट हाँ, 7887390127। समीर परवेज सर पूछ रहे हैं, डॉक्टर जादव साहब, इफ मिनी रास इज कनेक्टेड टू एक्वापोनिक सिस्टम एंड इफ अमोनिया लोड हाई इन रास टैंक देन व्हाट बी द टॉलरेबल लिमिट? अमोनिया अमोनिया का देखो, एक्चुअली अमोनिया उसमें मिलना ही नहीं चाहिए। अगर मिल भी गया तो लेस देन 0.04, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए अमोनिया। इसके ऊपर गया तो वो फिश के लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा। जीरो लेस देन 0.04 mg/L, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए अमोनिया। अमोनिया ये लिथल है, मतलब टॉक्सिक है उनके लिए। किधर गया? हाँ, नाइट्रेट का थोड़ा गया तो नाइट्रेट का लिमिट ज्यादा रहता है। नाइट्रेट उसमें ज्यादा बन रहा है पानी में, तो लेस देन 150 mg/L होना चाहिए नाइट्रेट। इसके ऊपर तो नहीं है। लेकिन अमोनिया अगर आपको मतलब 1 mg/L भी गया ना, तो फिश बहुत स्ट्रेस में आएंगे, नहीं तो मर भी जाएंगे उस टाइम पे। कैसे भी करके देखो, पानी में सबसे ज्यादा टॉक्सिक तो अमोनिया रहता है। कैसे भी करके अमोनिया को कंट्रोल करो, अपना सिस्टम ठीक से चलेगा। वो किस वजह से अमोनिया तैयार हो रहा है आपके रास सिस्टम में, वो आपको देखना पड़ेगा कि किसके वजह से हो रहा है। कुछ तो उसमें ज्यादा जा रहा है, कुछ तो उसमें कम निकल रहा है। मतलब कुछ फिल्ट्रेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है, या कुछ अलग पैरामीटर रहेगा। तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा और अमोनिया लेवल कम करना पड़ेगा। इज ट्रेनिंग ओनली फॉर फिश फार्मर्स और स्टूडेंट ऑल्सो? नहीं, मैक्सिमम ट्रेनिंग तो हम फिश फार्मर्स के लिए रखते हैं, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट भी उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अगर किसी को ज्वाइन होना है, वो हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसे नहीं कि फिश फार्मर के अलावा कोई नहीं आ सकता उसमें, नो प्रॉब्लम। ये क्या हाँ, वही। Zajika is हम्म। open to share their model with other organizations like NGO. If yes, whom should I contact first from Jal Jivika side? सचिन जी। तो वाचलं मला दिसलं नाही। काय मला हे कमेंट जी दिसले नाही. सचिन जी, आपका क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है।
Jal Jeevika is open to share their model with other organizations like NGO. जल जीविका तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, वो जितना भी टेक्नोलॉजी है वो शेयर कर सकती है। आप जल जीविका में किसी भी, आपको जो पर्सन पता है, आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब मॉडल बनाने में एक्सपर्ट हमारे यहाँ पे जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए होंगे, संजीव मिश्रा जी है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी काफी इनोवेशंस करते रहते हैं। थैंक यू। तो चलिए अब हम सत्र के अंत पर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत जानकारीपूर्ण सत्र रहा ये। और मुझे यकीन है कि हमारी टीम और किसान इस जानकारी का बहुत लाभ उठाएंगे और अपनी आजीविका के साधन को मजबूत करेंगे। और जबकि हमारे पास अभी सीमित समय है, तो सत्र को अंत में लाते हुए मैं माननीय डॉक्टर राकेश यादव सर को अपना बहुमूल्य ज्ञान साझा करने और हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज के सत्र में शामिल होने के लिए भी सभी दर्शकों का धन्यवाद। और जाने से पहले सभी अपने कैमरा को ऑन करें ताकि हम आपकी बहुमूल्य उपस्थिति को हमारे साथ संकलित कर सके। कृपया सभी लोग अपने कैमरे शुरू करें। टीम में से कोई अगर फोटो ले सकता है तो प्लीज लीजिए। एक्वाकल्चर के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर जाएं। ये वीडियो आप दोबारा फेसबुक पर देख सकते हो, यूट्यूब पर भी आप फिर से राकेश सर का वीडियो देख सकते हो। किसी ने स्क्रीनशॉट लिया है? हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।